हेलो फ्रेंड्स, अद्वैत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के दो प्रकरण को पढ़ लिया है। देखिए फ्रेंड्स, जो आधुनिक काल है उसका जो पहला और दूसरा प्रकरण था वो कुछ इस प्रकार से था। प्रकरण 1 का नाम था सामान्य परिचय, गद्य का विकास, और प्रकरण 2 का नाम था गद्य साहित्य का आविर्भाव। तो ये दोनों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब इसके बाद आता है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने 3 उत्थान रखे हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 उत्थान रखे हैं और 3 उत्थान मिलाकर के कुल 5 प्रकरण इन्होंने रखे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम उत्थान के अंतर्गत हमें 2 प्रकरण पढ़ना है, प्रकरण 1 और 2। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत हम लोग प्रकरण 3 और 4 को पढ़ेंगे, जबकि तृतीय उत्थान में इन्होंने सिर्फ एक प्रकरण 5 को रखा है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि शुक्ल जी ने जो प्रथम उत्थान का समय है वो क्या माना है। तो संवत 1925 से 1950 है। तो आगे भी जो द्वितीय तृतीय उत्थान है सारा हम लोगों को संवत याद रखना होगा और इसको सन में भी हो सकता है, सन में भी क्वेश्चन आ जाए तो 57 माइनस करके इसमें से संवत को सन में बदला जा सकता है, तो वो ध्यान में रखेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पर हम लोग प्रकरण 1 को इसमें पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक बार बतानी थी, ये जो प्रकरण है सारे बहुत लंबे लंबे से प्रकरण हैं और कुछ छोटे प्रकरण भी हैं। तो इसमें से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर प्रकरण को समझने के लिए उन बातों को रखना जरूरी है, तो उन सारी बातों को रख करके ही यहाँ पर मैं आप लोगों को ये वीडियोस दे रही हूँ। बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। शुक्ल जी की पुस्तक को थोड़ा संक्षेप में करके यहाँ पर दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें। पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें। और चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। ठीक है, वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसको माना जा रहा है? भारतेंदु जी को ध्यान में रखना है। मुंशी सदाशिव की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। तो देखिए, भारतेंदु से पहले जो ये 4 लोग थे महत्वपूर्ण, उन चारों लोगों की जो भाषा थी उसमें कुछ न कुछ समस्या बनी हुई थी। ठीक है, तो जो बहुत अच्छा रूप भाषा का वो था वो भारतेंदु के समय में जाकर के आया, भारतेंदु जी लेकर के आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रजभाषा का भी बहुत संस्कार किया। पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। न सिर्फ गद्य में बल्कि पद्य में भी उन्होंने भाषा को अच्छा बनाने की कोशिश की, शुद्ध बनाने की कोशिश की। देखिए आगे देखते हैं। इससे बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही बढ़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तो हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। अब देखिए आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी की
प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव-भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी-कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ इन लोग की भाषा किस प्रकार की थी उस पर ही बात कर रहे हैं इस प्रकरण के अंतर्गत। आगे हैं उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनका सन मैंने लिख दिया है तो उसको भी आप ध्यान देते चले। इनके लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख ईर्ष्या और लल्लूलाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। आगे हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। इनकी भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था। इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। आगे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए, जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास, यहाँ पर अंबिका दत्त होगा, ये गलत टाइप हो गया है, वालों ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो यहाँ पर जो होगा जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। यानी कि जो पहले के लेखक थे राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये लोग भाषा पर इनका अधिकार तो था बट उतना बढ़िया ये नहीं लिखते थे, और जैसा कि बाद के लेखक लिखते थे। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन बोल्ड करके लिखी हुई है एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही उठा करके दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि ये किसकी लाइन है, और आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में ये, तो ये ध्यान में रखना है। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ब्रज भाषा में लिखे गए थे उसमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। ठीक है, तो देखिए ध्यान में रखने वाली बात है कि ये अनुवादित नाटक है, ठीक है ना, इसको अनुवाद किया गया है इसका। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे पर पूरा न हुआ, तो इनका प्रवास नाटक है लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। बाबू रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का जैसे
वीर नारी पद्मावती, कृष्ण कुमारी अनुवाद करके, ठीक है, इन नाटकों का अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दी है क्योंकि कई बार जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं ना, उसमें इस तरीके की कोई लाइन उठा करके दे दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार नहीं थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। तो उस समय जो कंपनियां थी जहाँ पर नाटक का जो मंच दिया जाता था नाटक को दिखाने के लिए, तो वो ज़्यादातर उर्दू को ही देते थे, हिंदी को देते नहीं थे। इसलिए हिंदी में नाटक की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था, उसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया था। यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे और इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। देखिए पहले कैसा समय था कि मूछ मुड़ाने के लिए भी उनको अपने पिता से आज्ञा मांगनी पड़ती थी। कश्मीर कुसुम राज तरंगिणी के कुछ अंश हैं, ठीक है। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर, जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए। कहने का मतलब है कि इन्होंने सिर्फ नाटक पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि इतिहास की पुस्तक को की ओर भी ध्यान दिया और जीवनी भी लिखने की तरफ इनके ध्यान ले गए। पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी इतने कम उम्र में उनका निधन हो गया था और उसके बावजूद भी इतना कुछ उन्होंने कर लिया, सचमुच बहुत सोचने वाली बात है। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। ठीक है, तो अंग्रेजी ढंग का जो पहला मौलिक उपन्यास, शुक्ल जी किसको मान रहे हैं? परीक्षा गुरु को मान रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे बाबू राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान और 1 सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये सब बिल्कुल ध्यान में रखना है कौन सा किसका है। उस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बंध गया। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया। यानी कि जो अनुवाद करते थे तो उससे किस तरीके से नए मौलिक उपन्यास लिखने हैं वो भी उन लोगों को अंदाजा लगता जा रहा था। देखिए, और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, अनुवाद तो कर रहे थे लेकिन साथ ही उनको स्वतंत्र या मौलिक कह लीजिए, मौलिक उपन्यास कैसे लिखा जाए वो योग्यता उनके अंदर आ रही थी। हिंदी गद्य की सर्वतोन्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि कई पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जाते हैं। देखिए, अल्मोड़ा अखबार है, इसके संपादक हैं सदानंद सलवास।
ठीक है, संवत 1928 में आया था। हिंदी दीप्ति प्रकाश कलकत्ता से आता था। कार्तिक प्रसाद खत्री 1929। फ्रेंड्स यहाँ पर संवत आगे नहीं लिखा है, सब कहीं लिखा है कहीं पे रह गया है, पर ये सब संवत में ही है, ठीक है। बिहार बंधु ये केशवराम भट्ट का है, देखिए 1929 में। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास का है। काशी पत्रिका बलदेव बीए। भारत बंधु तोताराम, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। भारत बंधु कहाँ से निकलता था? अलीगढ़ से। तोताराम इसके संपादक हैं 1933, संवत 1933। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे दिए हुए थे, इसमें से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार उसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे है भारत मित्र, कोलकाता से आता था, रुद्रदत्त, संवत 1934। मित्र विलास लाहौर से आता था 1934, कन्हैयालाल। हिंदी प्रदीप प्रयाग से आता था, बालकृष्ण भट्ट 1934। तो देखिए फ्रेंड्स जो कुछ महत्वपूर्ण है ना, जैसे हिंदी प्रदीप हो गया, ये भारत बंधु हो गया, ठीक है। तो इसका हमें सब कुछ ध्यान में रखना है, कहाँ से निकलता था, संपादक कौन थे, किस सन में निकलता था। ये संवत में है, इसमें से 57 माइनस करके इसको सन में कन्वर्ट करके याद किया जा सकता है, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सारा हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंदी प्रदीप तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कि आर्य दर्पण है, शाहजहांपुर से आता था, बख्तावर सिंह इसके संपादक हैं 1934, संवत 1934। आगे है सार सुधा निधि, कोलकाता से, सदानंद मिश्र। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र, महत्वपूर्ण है ये, कोलकाता से आता था। आनंद कादम्बिनी फिर से महत्वपूर्ण है ये, प्रेमगंज जी का है, मिर्जापुर से आता था, ध्यान में रखना है कहाँ से आता था ये। देश हितैषी ये अजमेर से आता था 1936। ब्राह्मण ये भी महत्वपूर्ण है, प्रताप नारायण मिश्र का है, ठीक है, कानपुर से आता था, ध्यान में रखना है ये बात भी। हिंदुस्तान ये इंग्लैंड से आता था, राजा रामपाल सिंह ये, और ये दैनिक था, तो ये ध्यान में रखने का है क्योंकि ये इंग्लैंड में निकलता था और हिंदुस्तान नाम था इसका, ठीक है। पीयूष प्रवाह काशी से आता था, अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन ये भी काशी से आता था, यहाँ पर ब्रैकेट होगा, काशी से आता था ये, रामकृष्ण वर्मा का। भारतेंदु ये पत्र का नाम है और ये राधाचरण गोस्वामी, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गई, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, ठीक है, जिसमें पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे, जिसमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। तो ये तीनों जो नाम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आते हैं एग्जाम में। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। ब्राह्मण संपादक प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर भी कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी, 8 मास बीते जजमान, अब तो करी दक्षिणा दान। तो इस तरीके से इन लोगों को चंदा मांगना पड़ता था, पत्र में ही लिख करके चंदा मांगते थे ये लोग। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी, तो ये ध्यान में रखना है। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं, पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर ये पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटू लाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। फ्रेंड्स देखिए, ये सारी बातें इसलिए पढ़ना महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग पत्र विधा को अलग से पढ़ेंगे, याद करने बैठेंगे, तो जब ये नाम आप पढ़े रहेंगे तो उस दौरान आप इन पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है यहीं से पता चलेगा।
लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी पत्र न था। ठीक है, लाहौर पहले पंजाब में ही था, तो वो ध्यान में रखना है। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र में शोक प्रकाश किया था और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। किस पत्र ने? मित्र विलास ने। इसके उपरांत संवत 1995 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मित्र के संपादन में सार सुधा निधि, ये 2 पत्र कलकत्ता से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया, अर्थात ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पीछे कालाकांकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में वह हिंदी दैनिकी के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो शुरू किया था वो तो राजा रामपाल सिंह ने शुरू किया था, लेकिन बाद में जो इनके संपादक थे इस पत्र के, तो ये सारे लोग भी इसके संपादक रह चुके थे। ठीक है, बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू राम कृष्ण वर्मा ने काशी से भारत जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये प्रकरण समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रकरण 2 को देखेंगे और फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिए, क्योंकि अब आगे की जो प्रकरण है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शुरू के हम लोगों ने प्रकरण को पढ़ा है, ये एक आधार है, एक आधुनिक काल किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी, कैसे धीरे धीरे जो खड़ी बोली थी वो आई, किस तरीके से पत्र पत्रिकाएं आई। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए ये सारे प्रकरण पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको भी हमें एक बार ध्यान से पढ़ना है, लेकिन अब आगे के जो प्रकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।